वोटर अधिकार यात्रा का आज 16वां दिन है। 17 अगस्त को FIR के खिलाफ जो यात्रा शुरू हुई थी बिहार के सासाराम से, आज वो यात्रा बिहार की राजधानी पटना में पहुंच चुकी है। ये तस्वीर जो है ये पटना के डाक बंगला चौराहे पर है। आप देख सकते हैं इंडिया ब्लॉक के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी में बड़े से मंच पर बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर जन सलाह का जो समर्थन था वो पूरे यात्रा में राहुल गांधी को मिला, कांग्रेस पार्टी को मिला और निश्चित रूप से यह यात्रा मील का पत्थर साबित हुई है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की मजबूती के लिए। क्योंकि अब तक देखा जाता था कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो बिहार में ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई देते थे, लेकिन इस यात्रा ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक नई जोश और नई उत्साह भर दिया है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में ओबीसी समाज को 27% आरक्षण है और इसी कोटे से अब मराठा कुणबी समाज को आरक्षण की मांग मनोज जरांगे पाटिल ने की है, जिसको लेकर वो मुंबई में अनशन पर बैठे हैं। इसके बाद अब ओबीसी नेता भी आक्रामक हो चुके हैं। कल नागपुर के संविधान चौक में ओबीसी नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इसके अलावा आज मनोज जरांगे पाटिल के गांव अंतरवाली सराठी में भी ओबीसी के नेता वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा मुंबई में आज छगन भुजबल ने एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में ओबीसी के तमाम महाराष्ट्र के नेताओं को वहां पर बुलाया गया है। हालांकि राज्य सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि ओबीसी कोटे को हाथ न लगाते हुए मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए वो प्रयास कर रही है, लेकिन ओबीसी समाज को लगता है कि सरकार उनका आरक्षण में अब मराठा समाज को हिस्सेदारी दे सकती है, इसलिए ओबीसी के नेता अब आंदोलन पर भी उतर आए हैं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। मराठा समाज को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने के लिए गठित वंशावली समिति का कार्यकाल 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इस बीच सरकार की चिंता बढ़ गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में मंत्रालय में बैठक चल रही है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि किस तरह सभी मराठाओं को आरक्षण दिया जा सकता है, क्योंकि 4 दिनों से मराठा आरक्षण आंदोलनकारी मनोज जारंगे के नेतृत्व में दक्षिण मुंबई में आंदोलन कर रहे हैं। इससे दक्षिण मुंबई में काफी दिक्कतें हो रही हैं। इनकी मांग है कि सभी मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र दिया जाए और उनको ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया जाए, जबकि सरकार की दिक्कतें है कि अगर सभी को ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया जाता है तो ओबीसी नाराज हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि सभी को नहीं दिया जा सकता है, यह वर्ड निकाला जाए। साथ ही सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है कि कितने लोगों को ये जो जाति प्रमाण पत्र है ओबीसी का दिया जा सकता है, और उसके लिए जो तहसीलदार लेवल के अधिकारी हैं उनकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई है, वो जांच कर रहे हैं। और अब इसका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मराठाओं को ओबीसी प्रमाण पत्र दिया जा सके, जो कि वाकई में ओबीसी के तहत आते हैं। कैमरामैन के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। मुंबई में मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन का 4था दिन है। आज़ाद मैदान में हजारों की तादाद में मराठा आंदोलनकारी इकट्ठा हुए। तो इस बीच साउथ मुंबई पर लगभग ब्रेक सा लग चुका है। तस्वीरें आज़ाद मैदान के बाहर की है, ये ठीक CST स्टेशन है। यहाँ पर जो देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे आंदोलनकारी जुटे हुए हैं, और जो लोग प्रवास कर रहे हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं साउथ मुंबई की तरफ से, उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये CST स्टेशन की है। अगर पीछे ये सड़क देखें तो ये JJ मार्ग से होते हुए यानी साउथ मुंबई को कनेक्ट करते हुए एक महत्वपूर्ण सड़क है, इसे भी पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। BMC के जो मुंबई महानगर पालिका है वो इसी बिल्डिंग से संचालित की जाती है। यहाँ पे भी लोगों को आने के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए आज़ाद मैदान के बाहर की है। सड़कों पर आंदोलनकारी बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, गाड़ियाँ उनकी यहाँ पर लगी हुई है। खाना पीना है या जो भी दिनचर्या का काम है वो सड़कों पर ही किया जा रहा है। इस बीच आम मुंबईकरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद है। जो लोग पैदल भी सफर कर रहे हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो भी दुकानें संचालित हो रही है, जो स्टोर्स है वो भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस आंदोलन की वजह से साउथ मुंबई, खास करके मुंबई और साउथ मुंबई पूरी तरीके से साउथ मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24, मुंबई। राजस्थान की भजनलाल सरकार धर्मांतरण को लेकर कड़ा कानून लाने वाली है। दरअसल राजस्थान सरकार की कैबिनेट ने इसे लेकर एक
प्रस्ताव भी पारित किया गया है और विधानसभा के इसी सत्र में उस प्रस्ताव को भी रखा जाएगा। इस बिल में ये इस बात का प्रावधान होगा कि धर्मांतरण कराने वालों को 7 साल से लेकर 20 साल तक की कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही सामूहिक धर्मांतरण कराने वालों को सबसे ज्यादा 20 साल की सजा, उनकी संपत्ति जब्त करने और यदि कोई संगठन इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसकी मान्यता तक रद्द करने की बात कही गई है। हालांकि इसे लेकर विपक्ष ने कई सवाल भी उठाने शुरू कर दिए हैं और सरकार की मंशा को लेकर भी वह सवाल पूछने लगा है। यही नहीं, सरकार की ओर से अब सभी बिजली उपभोक्ताओं को 150 यूनिट बिजली देने का भी ऐलान किया गया है। इसके लिए सरकार की तरफ से ऐसे सभी उपभोक्ताओं के घर पे सोलर प्लेट लगाई जाएगी और उसके जरिए 150 यूनिट बिजली उन्हें निःशुल्क दी जाएगी। हालांकि अशोक गहलोत सरकार की ओर से भी 100 यूनिट बिजली अब कई उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर अब 150 करने का ऐलान कर दिया है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची अब शुरू हो गई है, क्योंकि तमाम सभी पार्टियां अपने अपने खाते में ज्यादा सीट चाहती हैं। ऐसे में 3 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अपने आवास पर बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक अभी बातचीत का अंतिम फॉर्मूला नहीं निकला है, लेकिन उस दिन जो बैठक होगी उसमें इलेक्शन स्ट्रेटजी और सहयोगियों को कौन कौन सी सीटें देनी है, कितनी सीटें देनी चाहिए, इसको लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अमित शाह मंथन करेंगे। उसके बाद सहयोगियों के साथ चर्चा शुरू होगी। दरअसल ये तमाम दल जो हैं, खासकर एलजेपी के बारे में अगर बात की जाए तो वो इससे पहले एक बार 41 सीट 2015 में और 2020 में जब वो एनडीए से अलग होकर लड़े थे तो 137 सीटों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे थे। और अब जो सीट की डिमांड है चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि ये जो 2 आंकड़े हैं 137 और 41 सीटों का, उसके आसपास का ही बेंचमार्क होना चाहिए, उन्हें सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ इस तरह से बिहार में लगातार इंडिया अलायंस मजबूती के साथ चुनाव प्रचार कर रहा है, सरकार और एनडीए को घेरने का प्रयास कर रहा है। वैसी स्थिति में अब बीजेपी की टॉप लीडरशिप जल्द से जल्द एनडीए के अंदर सीटों का जो संख्या है, सीटों की जो संख्या है उसको सुलझाना चाहती है, क्योंकि सीटों की संख्या जब सुलझ जाएगी तभी आगे चुनावी कैंपेन उनका स्पीड में आएगा, तेजी पकड़ेगा। इसलिए 3 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बैठक बुलाई है। अपने पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, बिहार के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन करेंगे। उसके बाद सहयोगियों के साथ बातचीत का दौर शुरू होगा। लेकिन बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा, आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन हाँ, इसको सुलझाना एक टेढ़ी खीर फिलहाल जरूर नजर आ रहा है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बयान देते हुए कहा है कि बिहार में निकाली गई वोट अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव की हैसियत न 3 में न 13 में जैसी रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि बिहार में नितांत असफल वोट अधिकार यात्रा में सपा बहादुर अखिलेश यादव की हालत न 3 में न 13 में जैसी रही है। केशव मौर्य ने लिखा है कि जिस पार्टी का बिहार की धरती पर न कोई अतीत है, न वर्तमान और न कोई भविष्य, उनका बिहार से संबंध सिर्फ लालू प्रसाद यादव के परिवार से नातेदारी तक सीमित है। केशव मौर्य ने यह भी लिखा है कि बिहार की जनता इनकी खातेदारी का बेसब्री से इंतजार कर रही है और इसकी बानगी आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के बाद ये कहा था कि अब इंडिया गठबंधन बीजेपी गठबंधन को चुनाव में हरा देगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल के विधानसभा का विशेष सत्र 3 दिन के लिए बुलाया गया है। यानी 1 सितंबर, 2 सितंबर और 4 सितंबर को ये सत्र चलेगा, जिसमें पश्चिम बंगाल में जिस तरह से देखें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के जो अदर राज्यों में जो यहाँ पे जो बंगाली भाषी रहते हैं उनके ऊपर में हमला किया जाता है, उस विधानसभा में इस सत्र के दौरान उसकी चर्चा होगा। दूसरा, जिस तरह से बिहार में एसआईआर लागू हुआ है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू होगा, उसके पहले कैसे यहाँ पे जो लोग हैं उनके वोटर लिस्ट नाम न काटे जाए, उसका भी यहाँ पे चर्चा किया जाएगा। यानी यह सत्र स्पेशल है और जिस तरह से इस सत्र में कयास लगाया जा रहा है
कि पश्चिम बंगाल के इन मुद्दों पे, यानी जो पहले से जो बिल पारित है उन पे यहाँ पे जो राज्यपाल ने सिग्नेचर नहीं कर रखा है, राष्ट्रपति के द्वारा जिस तरह से कई बिल यहाँ पे नवों में आया था, कुछ टेक्निकल उसमें टूटिया के कारण से, उन सब चीज़ों पे भी चर्चा किया जाएगा। आज जिस तरह से विधानसभा का सत्र का शुरुआत हुआ है, ये सत्र 3 दिन चलेगा, यानी 1 तारीख, 2 तारीख और 4 तारीख, और इस पे भी सभी चीज़ों पे भी चर्चा किया जाएगा। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, D24 कोलकाता। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस बार आकाश आनंद को मायावती ने बिहार विधानसभा चुनाव की देखरेख में लगा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में मायावती ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और बिहार चुनाव के प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को दी गई है। उनकी मदद के लिए राज्यसभा सांसद रामजी गौतम के साथ बिहार की प्रदेश इकाई को भी लगाया गया है। पार्टी अगले महीने से बिहार में चुनावी यात्राओं के साथ साथ जनसभाओं के भी कार्यक्रम करेगी। ये सभी कार्यक्रम आकाश आनंद की निगरानी में होंगे, जिसको लेकर खुद मायावती समय समय पर दिशा निर्देश जारी करेंगी। इसके अलावा पार्टी प्रत्याशियों के चयन और तैयारी को लेकर के भी आकाश आनंद की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। इन फैसलों को लेने से पहले खुद मायावती ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 2 दिन तक लगातार बैठक की, यानी साफ है कि बहुजन समाज पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने जा रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। गुजरात के शक्तिपीठ अंबाजी में आज से भादरवी पूर्णिमा के मेले की हुई शुरुआत। 30 लाख से भी ज्यादा भक्तों के आने की उम्मीद। गुजरात के शक्तिपीठ अंबाजी में आज से भादरवी पूर्णिमा का महामेला शुरू हुआ है, जिसमें 7 सितंबर तक चलने वाले इस मेले में 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु के आने की उम्मीद है। भक्तों के लिए लाइन में पीने के पानी, बैठने की सुविधा के साथ दिव्यांग और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए ई-रिक्शा और व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है। प्रसाद वितरण के लिए 28 केंद्र बनाए गए हैं। 22,000 से अधिक वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था के अलावा पहली बार मेले में 4 बड़े वाटरप्रूफ डोम बनाए गए हैं, जहां 1200 से अधिक बेड, सीसीटीवी, मोबाइल चार्जिंग और अग्निशमन जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध की गई है। इस बार मेले का सबसे बड़ा आकर्षण होगा 400 ड्रोन से भव्य लाइट शो, जो 3 और 4 सितंबर को आयोजित होगा। वहीं सुरक्षा इंतजामों में 5,000 पुलिस जवान और 332 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से पूरे मेले की निगरानी होगी। शक्तिपीठ आने वाले भक्त सुबह 6 से 11:30, 12:30 से शाम 5 और शाम 5 से रात 12 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक मंदिर के पट बंद रहेंगे। 7 सितंबर को पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होने के कारण शाम 5 बजे के बाद दर्शन नहीं हो सकेंगे। अंबाजी का ये भव्य मेला केवल आस्था की नहीं, बल्कि आधुनिक व्यवस्था का भी संगम है। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।